हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आज हम बात करेंगे बैड बेटिंग के बारे में कि बच्चे या फिर कई बार देखा जाता है कि बड़े लोग भी बिस्तर में ही पेशाब कर देते हैं और पेशाब करने से पहले उन्हें नहीं पता लगता है और वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और ये प्रॉब्लम कंटिन्यूस चलती रहती है। लेकिन देखा ये जाता है कि लोग इसको दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, डांट देंगे या कमेंट्स मार देंगे, बच्चे को पनिशमेंट भी दे देते हैं कई बारी। लेकिन ये सब बिल्कुल गलत है। ये एक बीमारी है, ये एक प्रॉब्लम है, ये एक पुअर कंट्रोल है और ये एक पुअर कॉग्निटिव कंट्रोल हम इसे कह सकते हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम इसको समझें और यदि मेडिकल कोई हेल्प की ज़रूरत है तो फिर डॉक्टर से भी मिलें इसके लिए। सबसे पहली बात यह है कि इसके पीछे कुछ फंडामेंटल रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि कोई साइकोलॉजिकल रीज़न हो सकता है, कोई भावनात्मक इशू है यदि किसी इंसान के साथ, फिर कोई फ़ियर हो सकता है, लगातार एक फ़ियर में कई बार बच्चा रहता है, क्लास टीचर के लेवल पे कोई डर हो सकता है, क्लास में किसी बच्चे से कोई वायलेंट आर्गूमेंट के बाद एक फ़ियर लगातार बन जाता है बच्चे को, या फिर कोई ड्रीमिंग, मतलब कई बार देखा जाता है कुछ बच्चे बहुत ड्रीम में बहुत डरावने कुछ दृश्य देखते हैं, वो पिक्चर के लेवल पे, मूवी पे, या आप आजकल सोशल मीडिया पे भी बच्चे हैं तो उधर से भी कोई सोर्स हो सकता है। तो कोई ना कोई उस तरह का सोर्स होता है कि जिससे बच्चे को एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, बच्चे को एक डर होता है और बच्चा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिसओरिएंटेड रहता है। इसका मतलब ये है दूसरे शब्दों में कि जब हमें पेशाब हो या फिर हमें स्टूल पास करने की अर्ज हो या हमें भूख हो या हमें प्यास हो या हमें इवन नींद आ रही हो, यानी हमारी जो बेसिक फिजियोलॉजिकल क्रियाएं हैं उनको हमारा ब्रेन के माध्यम से हम समझते हैं और ब्रेन के माध्यम से ही हम उन्हें एग्जीक्यूट करते हैं। इसको दूसरे शब्दों में हम ऐसे समझ सकते हैं कि यदि आपको प्यास लगी है या आपको भूख लगी है या आपको स्टूल पास करना है या फिर आपको यूरिन की अर्ज हो रही है, तो ये मैसेज आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाएगा और ब्रेन आपका एक एक्शन प्लान के लिए आपको मैसेज देगा। यानी शरीर के लेवल पे जो भी शारीरिक चेंज होता है, जो भी रिक्वायरमेंट फिजिकल नीड होती है, उसको ब्रेन को समझना होता है और ब्रेन को फिर एक एक्शन प्लान तैयार करना होता है। ये टोटली कॉग्निटिव फंक्शन होते हैं, तो इसको समझने की आवश्यकता है। जब ये कनेक्शन पुअर होगा या फिर कई बार देखा जाता है कि बच्चे का ध्यान खेल में होता है या फिर बच्चा दूसरी एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, तो तब भी बच्चे को नहीं ध्यान रहता कि उसको पेशाब करना है। अब मैं इसमें दो लेवल पे हम इसको देखेंगे, एक प्राइमरी लेवल है और एक सेकेंडरी लेवल है। प्राइमरी लेवल मतलब यदि बच्चा लेस देन 5 ईयर है तो आपको उसको फिर मेडिकल ट्रीटमेंट की कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। ट्रेनिंग से और काउंसलिंग से और कुछ डाइट रिस्ट्रिक्शन से बच्चे की ये हैबिट ठीक हो सकती है। लाइक 5 o'clock के बाद बच्चे को बहुत ज़्यादा लिक्विड डाइट ना दें, यानी फूड सॉलिड या फिर सेमी सॉलिड फॉर्म में दें। बहुत ज़्यादा पानी या बहुत ज़्यादा दूध या फिर जूस या फिर दूसरे तरह के लिक्विड आप अवॉइड करें, क्योंकि उससे क्या होगा, रात में बच्चे को जो यूरिन की जो अर्ज है वो कम हो जाएगी। और 5 o'clock के बाद ये सब स्टॉप करें और जो खाना है वो आप सेमी सॉलिड या सॉलिड फॉर्म में दे दें। अब दूसरे लेवल पे आता है कि बच्चे को सोने से पहले स्टूल के लिए और यूरिन के लिए मैसेजिंग करें। मैसेजिंग कैसे करेंगे आप, कि बच्चे को स्टूल पॉट पे बैठाएं, उसके बाद बच्चे से बात करें और बच्चे को कंटिन्यूस बोलें कि आपको यूरिन पास करना ही है, आपको स्टूल पास करना ही है। एंड दे आर सम स्पेशल साउंड, लोग सीटी बजाते हैं या फिर कुछ उस तरह की साउंड क्रिएट करते हैं। तो बच्चे के ब्रेन को आपको शिफ्ट करना है कि बच्चे का जो ब्रेन है, बच्चा स्टूल पास करने के बारे में सोचे, बच्चा यूरिन पास करने के बारे में सोचे। और आजकल कुछ एडवांस काउंसलर ये भी बोलते हैं कि भाई आप कोई वीडियो भी दिखा सकते हैं स्टूल पास करने वाला या यूरिन पास करने वाला, बार बार 1 से 2 मिनट, तो बच्चे का फिर ध्यान दूसरी तरफ से हटके यूरिन पास करने पे या स्टूल पास करने पे आ जाता है। और रात को सोने के बाद एग्जैक्टली आप 3 या 4 घंटे के बाद का एक अलार्म लगाएं, जो कि जिस टाइम आपका बच्चा बिस्तर में पेशाब करता है उससे 15 मिनट पहले आप अलार्म से बच्चे को उठाएं और बच्चे को 5 मिनट थोड़ा सा एक्टिव होने के बाद उसको फिर आप पेशाब कराएं। तो ये एक ट्रेनिंग का भी मसला होगा, ये एक काउंसलिंग का भी मसला होगा और चीज़ों को आपको ग्रेजुअली देखना है।
दूसरी जो मेजर मिस्टेक आजकल लोग करते हैं कि 2-2 साल तक, 1-1 साल तक बच्चों को कंटिन्यूसली डायपर लगा के रखते हैं। उससे भी ये समस्या काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। बच्चे को 6 मंथ के बाद डायपर का यूज़ बड़ा लिमिटेड कर दें और 1 साल तक डायपर के यूज़ को आप धीरे धीरे ख़त्म कर दें, दैट इज़ मच बेटर। ये बहुत अच्छा है। और बच्चे को बहुत ज़्यादा टी, कॉफ़ी, स्पाइसी, ऑयली या बहुत ज़्यादा तीखा खाना या बहुत ज़्यादा जंक फूड, इससे भी बचाएं। इससे भी ये प्रॉब्लम कई बार बढ़ जाती है। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो फिर आपको इसको मेडिकली देखना होगा। आप अपने फिजिशियन को दिखा सकते हैं या फिर आप पेडियाट्रिशियन से भी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन बच्चे से बात करिए, उसकी काउंसलिंग करिए, उसको ट्रेनिंग दीजिए, उसका टाइम टेबल फिक्स करिए, फूड में डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस लगाइए और बच्चे को हैबिट डेवलप करिए सही तरीके से स्टूल पास करने की और सही तरीके से सही टाइम पर यूरिन पास करने की। तो इस ट्रेनिंग से भी आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम रहती है और आपको कोई हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमें भी व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो को आपने चैनल को बहुत प्यार दिया, रेस्पेक्ट दी, कमेंट्स, क्रिटिक्स, एवरीथिंग वी आर गेटिंग। चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।